हेलो। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे सर। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे नहीं है मेरा। धन्यवाद 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 आप सभी को। धन्यवाद सभी को बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गाना तो तुम लोग सुनाने वाले हो ना आज? हाँ बोलिए। आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक धन्यवाद आप सभी को बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा कच्चा बादाम कोई गाना नहीं। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर्स डे सर जी। थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए बेटा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। एड। हाँ हाँ थैंक यू धन्यवाद। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ एक से। एक बार ये हल्द्वानी पाठशाला आपको पूरी टीचर्स डे कहना चाह रही है सर। हैप्पी टीचर्स डे सभी तरफ से। धन्यवाद है आप सभी को। थैंक यू सो मच बच्चों। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद शिक्षक दिवस की आपको धन्यवाद धन्यवाद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद बच्चों। बोलिए बेटा बोलिए, बिल्कुल बोलिए, स्वागत है। आपने वो हमें सरल करके समझाया, चले तो मोशन, गिरे तो इनर्शिया, हर कॉन्सेप्ट को पूरी शिद्दत से समझाया। जैसे स्पीड और डिस्टेंस में पॉजिटिव रिलेशन, वैसे ही है हमारे साथ आपकी इक्वेशन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो हाँ सुनाइए सुनाइए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। आ गई उसकी आवाज आ गई है। अच्छा बच्चों सुनिए, एक चीज है, देखिए आप सारे जो भी कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बिल्कुल बोलिए, लेकिन एक चीज मेक श्योर करिएगा कि डेकोरम मेंटेन रहे, किसी को आपत्तिजनक कुछ भी ऐसा मत बोलिए जिससे किसी को कुछ बुरा लगे। बाकी आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय हो। थैंक यू। अब मैं आपके साथ धन्यवाद है बेटा। थैंक यू। आप अगर मैं वहां पे होता बच्चों तो आज पक्का आप लोगों को पार्टी देता। धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं थोड़ा सा शेयर करता हूं ये टीचर जो है जॉब प्रोफाइल एक्चुअली बहुत ज्यादा पढ़ने, जैसे आप लोग भी बहुत सक्सेसफुल भगवान करे बने, तो जो पहला ऑप्शन टीचिंग का नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा आप देखोगे सोसाइटी का जो क्रीम है। थैंक यू थैंक यू। जो सोसाइटी का। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ मैं थोड़ा सा एक दीक्षा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की।
थैंक यू, थैंक यू। ठीक, तो रॉकी झूठ, ऐसे झूठ झूठ नहीं बोलो, अगर है बर्थडे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मैं ये कह रहा था, बर्थडे उसे भी विश कर दीजिए। अरे यार सर कुछ बता किनका किनका बर्थडे है? थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो बच्चों में थोड़ा सा, हाँ बोलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोलिए बेटा। सर नमृत का बर्थडे है, उसको भी विश कर दीजिए। नम्रत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो जन्मदिन की, धन्यवाद। पहली स्लाइड ताकि पार्टी वही हो जाती है। पहली स्लाइड, पहले स्लाइड पे थैंक यू वाली लगा देते। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे आप लोग भी बच्चों आगे बढ़ोगे, और नहीं नहीं बात देखो, मैम से मैं तुम लोगों को बता दूं, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है। अब मैं और आप, जब आप लोग की भी, आप भी आगे फ्यूचर में, है ना, आपके पार्टनर्स होंगे, तो आप ज्यादा किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आप कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर कभी होगा ऐसा तो मैं जरूर आप लोगों से मिलवा दूंगा। मैं ये कह रहा था बच्चों की सोसाइटी में है ना, जो हम लोग की क्रीम है सोसाइटी की, वो जनरली दो ऑप्शन, दो प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं, या तो इंजीनियर्स बनेंगे या डॉक्टर्स बनेंगे, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। फिर और उनमें से कुछ जाके फिर सिविल सर्वेंट्स और दूसरे प्रोफाइल्स को। तो टीचिंग बहुत मतलब मैं चाहता हूं कि जो हमारी सोसाइटी का बेस्ट है वो आना चाहिए टीचिंग में, पर अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं है। अभी पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत ट्रेंड चेंज हुआ है। तो मैं भी जब टीचिंग में आया था तो मेरे भी पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश नहीं थे मेरे डिसीजन से कि यार तुम कुछ और भी कर सकते हैं। तो कभी अगर मतलब लोग, लेकिन बताना चाहता हूं बच्चों, टीचिंग से जो मुझे रहा है पिछले जितने भी समय से मैं टीचिंग कर रहा हूं, बहुत एक्सेप्शनल अनुभव रहा है मेरा। मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचिंग स्पेशली, और वो टीचिंग अच्छे होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आप लोग हैं, है ना, बच्चे आप सारे। उसका ये है कि देखिए, कोई और जॉब में जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत लोगों से होता है। अब उनके कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंटरेक्शन होता है आप लोगों से, है ना, हु आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, हमेशा पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। आप में ज्यादा होती, आपकी भी समस्याएं हैं, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, जितना आप चाहते उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, रहती हैं समस्याएं, लेकिन वो समस्याएं टॉक्सिक नहीं है, जहरीली नहीं है कि वो आपके एकदम मानसिक लेवल पे आपको परेशान करेंगे, वैसी नहीं रहती। तो हमेशा मोस्टली आपके एज के बच्चे बड़ा पॉजिटिव रहते हैं। तो मैं जब आप लोगों से मिलता हूं, आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो वही चीज मुझे भी मिल जाती है, वही पॉजिटिविटी मुझे भी मिल जाती है। तो ये जो जर्नी रही है टीचिंग की, बहुत ही औसम रही है, और क्रेडिट जाता है बच्चों आप लोगों को। और इतना ज्यादा आप लोग रेस्पेक्ट, इतना ज्यादा प्यार देते हो, आई मीन और किसी प्रोफेशन में और कहीं पे भी उतना ज्यादा मिलना बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और ऐसे ही बढ़िया कभी आप लोग को मौका मिले, है ना, और जीवन में चाहिए तो कभी एक बार टीचिंग ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है ना। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पब्लिसिटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो क्रीम, जब अच्छे लोग टीचिंग में आएंगे तभी बहुत बढ़िया हम लोग एज अ नेशन बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर कभी मन करे, क्योंकि तुम लोग ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मेहनत भी करते हो बहुत ज्यादा, तो आप लोग हमेशा टॉप लेवल पे ही रहोगे जहां पे भी रहोगे। तो कभी अगर इच्छा रहे तो जरूर इसको ट्राई करिएगा, और मन हो तो बिल्कुल करिएगा। चलिए, धन्यवाद है आप सभी को। और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बच्चों, उसके बाद एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम है। हाँ बोलिए। हाँ, आपके मार्गदर्शन से हुआ है विकास। शिक्षक आप हमारे जीवन का प्रकाश, आपके आशीर्वाद से मिलेगा सफलता का आकाश। हैप्पी टीचर्स डे। धन्यवाद धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरा। अरे यार, सूरज, सूरज भाई, अरे यार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। आज जो हम लोग, जिनसे हम लोग पढ़े थे, तो उनका भी जो, जिनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था हम लोग के करियर में, वो आज भी हम लोग को याद है। जैसे मैं जिनसे फिजिक्स पढ़ा था, वो टीचर मुझे आज भी याद है। तो बिल्कुल
बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा लाइट अगर होगा तो गाजीपुर पाठशाला से आप मतलब सही हो जाती है। गाजीपुर पाठशाला से, हाँ, गाजीपुर पाठशाला से एक प्रश्न है, वो वाला आज होता है तो भैया सही हो जाती है। हाँ 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 हाँ, बोलिए बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए शुरू करते बच्चों, डिस्कशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर अरे बाप रे, तुम लोग एकदम माहौल बना के आओ क्या कि आज पढ़, थोड़ी देर पढ़ते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं बस टॉप लिंक थोड़ा सा आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग रिलैक्स रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दी हाँ हाँ बिल्कुल, गाना बिल्कुल सुनाऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और मैं एक गाना याद करके लाया हूँ, लिरिक्स भूलूंगा बीच में, ठीक है। लेकिन भैया देखो यार, मेरे को जो गाना वाना है ना वो मोटिवेशनल वाले नहीं आते और शायरी वायरी नहीं, और बच्चों वाले गाने भी नहीं आते कि हम होंगे कामयाब और आशाएं, वो भी नहीं आते हैं। तो मुझे एक, हाँ एक दो गाने हैं बच्चों जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सुनाऊंगा उसकी एक दो लाइनें जितनी मुझे आती हैं, ठीक है। हाँ, भोजपुरी नहीं आती भैया, मुझे भोजपुरी नहीं आती। हाँ अब मैं, हाँ 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 ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बोलिए। हाँ मैं आपको देखिए, मैं बताता हूँ, शायरी मुझे नहीं आती कहनी, मुझे गाना आता नहीं है बस, लेकिन आप लोगों के लिए मैं दो लाइनें जरूर गाऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो थोड़ा सा, हाँ अभी नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर, हाँ बिल्कुल, हाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ आज आज आपको बिल्कुल एक ही आता है भाई, चलो आओ सवाल करते हैं बच्चों, आइए। सर होमवर्क डिस्कस करेंगे? बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे होमवर्क डिस्कशन, इस सवाल के बाद ले लेता हूं मैं। सर परसों वाला में डिस्कस कर लीजिएगा। हेलो सर। ठीक ठीक, बच्चों जिनका आंसर आ जाए बता दीजिएगा। द मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां बच्चों एक्टिंग ऑन है, ठीक है, मतलब 2 0 - 3 पे फोर्स एक्ट कर रहा है, और आपको बताना अबाउट द पॉइंट 2 - 2 - 2। हेलो सर। बोलिए बेटा। हेलो सर। हाँ हाँ आ रही है आवाज, बोलिए बोलिए। सर मेरी फ्रेंड शायरी सुनाना चाहती है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा ये एक सवाल कर लेते हैं, फिर सुना देंगे वो। सर माइक ही नहीं चलता है उस समय जब बोलना चाहो तो। अच्छा चलिए अभी सुना दीजिए, चलिए। सर आवाज आ रही है ना? आ रही आ रही आ रही। फूल हो गुलाब जैसा, हम्म महल हो ताज जैसा, हम्म, और जिंदगी के हर कदम पर टीचर हो आप जैसा। विश यू द वेरी हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम योर। धन्यवाद धन्यवाद बेटा, थैंक यू सो मच। ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी, ओके। डी। डी, नहीं बच्चों बदमाशी नहीं करो, डी ऑप्शन, ओके। और बताइए बेटा, एक ही आंसर आया अभी तक। फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो गिवन है, और जिस पॉइंट के अबाउट बताना है, डी ऑप्शन। डी, ओके।
सबका डी ओके ऑप्शन डी। ठीक। बच्चों एफ वेक्टर तो हमारे पास है, एफ वेक्टर की तो प्रॉब्लम नहीं है, एफ वेक्टर तो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है। ऑप्शन डी। टॉर्क निकालना है, मोमेंट मतलब बच्चों टॉर्क निकालना है तो हमें आर वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ताकि हम एफ के साथ क्रॉस ले पाए। तो बस ये बता दो कि आर वेक्टर कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए कि आर वेक्टर आ जाए। R2 माइनस R1। तो आप ये बताइए, जैसे मैं इसको मान लीजिए इसको R1 बोल देता हूं और इसको R2 बोल देता हूं, तो आप R2 माइनस R1 कीजिएगा या R1 माइनस R2 करेंगे, क्या करें? R1 माइनस R2 होगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए बच्चों, आप मान लीजिए इस पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं, फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन R1 है और इसकी पोजीशन R2 है, तो आपको R1 माइनस R2 करना पड़ेगा, तब जाके आपको आर वेक्टर आएगा। अगर आपने उल्टा कर दिया R2 माइनस R1 तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 माइनस 2 तो 0 आई कैप, प्लस 0 माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस 2 जे कैप, माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 2 तो बच्चों माइनस के कैप आ जाएगा। आप देख लीजिएगा आर वेक्टर अगर सेम नहीं आ रहा हो तो बताइएगा। तुम लोग का बच्चों आर वेक्टर यही आया है क्या, एक बार देख लो। उसके बाद आर क्रॉस एफ करना है, तो चूंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर लिख देंगे। आर वेक्टर हमारे पास है 0i, तो i j के 0i 2j माइनस के, और एफ वेक्टर है 4i प्लस 5j माइनस 6 के, ठीक है। और टॉर्क हमको निकालना है तो i कॉम्पोनेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो i निकालने के लिए इसको आप हाइड कर लीजिए, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 माइनस फॉर्मूले की वजह से, और 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस j फॉर्मूले से। जब j कंपोनेंट लिखेंगे तो उसको हाइड कर लेंगे, 0 इंटू माइनस 6 0 माइनस ऑफ माइनस 4, फिर k कैप लिखेंगे। जब k कैप लिखेंगे तो k वाले कॉलम को हाइड कर लेंगे, तो 5 इंटू 0 0 0 माइनस 8, ठीक है। तो जो टॉर्क वेक्टर बच्चों हमारे पास बनेगा वो बनेगा माइनस 12 प्लस 5, तो माइनस 7 आई कैप। दो ऑप्शन है बच्चों माइनस 7 वाले, चलिए जे भी निकालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस फिर से मिलके बन जाएगा माइनस 4 जे कैप। तो इसमें बच्चों ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 4 और 8 को देखेंगे तो माइनस 8 के कैप आ जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई सारे बच्चों ने यार डी ऑप्शन बता दिया था, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। जिनका भी आंसर आ गया था डी कैप, बहुत बढ़िया। ठीक, देखिए थोड़ा सा, जैसे कल मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था ये कि आर वेक्टर की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि जैसे टाउ बराबर आर क्रॉस एफ लिखते हैं, तो आर वेक्टर वो वेक्टर होता है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को और जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकाला उन दोनों को ज्वाइन करता है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स R1 है, सवाल में बोला है द मोमेंट ऑफ फोर्स दिस मच एक्टिंग ऑन 2 0 माइनस 3 अबाउट द पॉइंट 2 माइनस 2 माइनस 2, मतलब इस पॉइंट के अबाउट बताना है जिसको मैं R2 बोल रहा हूं, उस पॉइंट के अबाउट फोर्स बताना है, और जिसपे फोर्स लग रहा है वो R1 है। तो आर वेक्टर का जो हेड होगा वो हमेशा फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पे उसकी तरफ होगा, और टेल जिसके अबाउट बताना है उसकी तरफ होगा। तो जैसे आर वेक्टर आप निकालना चाहते हो तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे, तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देंगे तो आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। सर बोलिए। क्रॉस आर करके कर रहे हैं तो सारा कुछ प्लस में आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्रॉस आर नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, आर क्रॉस एफ ही करेंगे, पहले आर वेक्टर लिखेंगे फिर एफ वेक्टर लिखेंगे। अगर आप एफ क्रॉस आर कर देंगे तो टॉर्क का डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट आ जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, आर क्रॉस एफ ही करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक, नोट कर लीजिए बच्चों जिनका रह गया है, फिर मैं कल का होमवर्क एक दिया था, होपफुली आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, उसको डिस्कशन कर लेते हैं। बच्चों अगला जो सवाल मैं करा रहा हूं वो कल के होमवर्क से है, और वहीं से फिर हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करेंगे। सवाल में बच्चों जो कल का होमवर्क था, सवाल में कुछ ये सिचुएशन थी
कि 2 मीटर पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, उसके बाद 4 मीटर पे 20 न्यूटन लग रहा था, ठीक है, और 40 न्यूटन 37 डिग्री पे 6 मीटर पे लग रहा था। छह मीटर पे लग रहा था, ठीक है। सवाल में पूछा गया कितना फोर्स लगाना चाहिए और कहां पे लगाना चाहिए ताकि रॉड रेस्ट पे रहे। तो बच्चों सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप कितना फोर्स लगाना चाहिए उसका आंसर निकाल लीजिए। उसका आंसर निकालने के लिए आपको Fx x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम करना पड़ेगा और y डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम करना पड़ेगा। तो बच्चों अगर आप x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस जोड़ दीजिए तो ये y डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन बच्चों केवल 40 का cos 37 आएगा, तो ये बनेगा माइनस का 40 cos 37, cos 37 हो जाएगा आपके पास 4/5। तो बच्चों ये सिंप्लीफाई हो गया 5 माइनस 32, तो एक्स एक्सिस में केवल एक कंपोनेंट आएगा, वो होगा माइनस 32, ठीक है। वाई कंपोनेंट की बात की जाए तो देखिए बेटा -10 प्लस 20, -10 क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, +20 क्योंकि ऊपर की तरफ है, और फिर 40 का नीचे की तरफ कंपोनेंट आएगा, उसको हम लोग बोल देते हैं -40 sin 37। माइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ आएगा। तो जो सॉल्व होके आएगा बच्चों -10 प्लस 20 -24। जो y कंपोनेंट बच्चों अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा आपका -4 -10 -14। तो जो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इस रॉड को बैलेंस कर पाओ, वो एक्स्ट्रा फोर्स होगा बच्चों 32 I कैप और प्लस 14 J कैप, ठीक है। अगर आप इतना फोर्स लगाएंगे बच्चों तो रॉड बैलेंस हो जाएगी, यानी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, रोटेशनल मोशन नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। तो कितने बच्चों ने ये सही निकाल लिया था, अगर किसी ने अटेम्प्ट किया हो, किसी ने किया था इसको सॉल्व? ठीक, तो आपका भी यही आया था कि बेटा 32 I कैप 14 J कैप, ठीक। अब दूसरा सवाल इसी में पूछा गया है कि कहां पे फोर्स लगाएं ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि कहां पे फोर्स लगाना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए, तो एक काम करते हैं, यहां से कुछ x दूरी पे मान लेते हैं कि पॉइंट O से कुछ x दूरी पे फोर्स लगाना चाहिए ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो सारे टॉर्क लिख देते हैं और फिर नेट टॉर्क जो है 0 कर देंगे, और ये मैं फोर्स, ये जो हम लोगों ने निकाला है कैलकुलेट करके 32 I कैप, ये मैं यहां पे लगा देता हूं 32 I कैप और 14 J कैप, 32 और 14। इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट हम लोग निकाला था 24 और ये कंपोनेंट 32, ठीक है। अब बच्चों टॉर्क लिखना है अबाउट पॉइंट O, जरा ध्यान से लिखिएगा, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे आपकी मदद चाहिए होगी इसका टॉर्क लिखने में, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं इसका टॉर्क लिखने में आप सबसे पहले मुझे मदद करिए 10 न्यूटन का। तो टोटल टॉर्क लिखना होगा समेशन ऑफ ऑल टॉर्क्स, तो 10 न्यूटन अबाउट पॉइंट O, सब कुछ लिख रहे हैं बच्चों पॉइंट O के अबाउट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 20, एब्सोल्युटली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, या प्लस या माइनस, क्लॉकवाइज यानी माइनस होगा बेटा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा 20, तो 20 और इसके बीच की दूरी 4 है, तो 20 × 4 80। अब बता दीजिए प्लस रखना चाहिए कि माइनस रखना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज यानी प्लस होगा, तो यहां पे प्लस रख देते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, इस 40 के दो कंपोनेंट, एक 32 आएगा एक 24 आएगा, और ये 6 मीटर की दूरी पे लग रहा है। तो देखिएगा जरा बच्चों, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे -20 प्लस 80 है ना, और इसका 24 × 6 आएगा, ठीक है। तो 24 टाइम 72 144, और वैल्यू कितनी आएगी बच्चों इसकी 24 वाले की, नेगेटिव माइनस साइन के साथ, बोलिए ठीक है ना। अच्छा बच्चों 32 का आएगा क्या कोई टॉर्क? 32 का नहीं आएगा, वो रोटेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और एक चीज और बच्चों, कभी भी देखिएगा कि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका टॉर्क हमेशा 0 रहेगा। उसके अलावा 14 और 32, तो 14 का आएगा बच्चों, लेकिन 14 की हमें दूरी नहीं पता, x मान लेते हैं। बता दो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव है ना, तो प्लस रख दिया।
उसके बाद 32 का कंट्रीब्यूशन कुछ कंसीडर करना चाहिए क्या? 32 का नहीं, और ये सब मिला के 0 होना चाहिए। तो एक सेकंड बच्चों देखते हैं, -20 और ये प्लस, तो ये बन जाएगा -164 इधर, हाँ, और ये -80 कर देते हैं बच्चों, बराबर 14x। बोले ठीक है ना? 164 -80 बराबर 14x। तो जब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 14 आ जाएगा, ऊपर सब्ट्रैक्शन के बाद देखिए कितना बचेगा, 84 बचेगा, बिल्कुल, है ना? तो 2 से कैंसिल करेंगे 7, 2 से करेंगे 42, 7 1 6, है ना? तो 6 ही मीटर पे बच्चों बोल रहा है कि 6 मीटर पे ही आप फोर्स लगा दीजिए। जहां पे आपने 40 न्यूटन लगाया था वहीं पे 6 मीटर पे इस फोर्स को भी लगाएंगे तो टॉर्क बैलेंस कर लेगा, ठीक है? बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में ध्यान रखिएगा कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो आपने सारे एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस लिख लिए, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लिख लिए, नेट फोर्स आ गया आपके पास कि एक्स डायरेक्शन में -32 है तो आपने +32 लगा दिया ताकि वो बैलेंस हो जाए। एफ वाई -14 आया तो ऊपर इधर आपने +14 लगा दिया तो बैलेंस हो जाए। अब टॉर्क यानी रोटेशन ना हो उसके लिए नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो आप हर फोर्स की वजह से टॉर्क लिख दिया आपने, है ना? और फिर x की वैल्यू निकाल ली, 6 मीटर आ गया, मतलब कि 6 मीटर पे आपको फोर्स लगाना चाहिए तो रॉड में रोटेशन नहीं होगा। जो लोग बच्चों खुद से सॉल्व किए थे, किसी का मैच हुआ है क्या? गुड। जो लोग नहीं सॉल्व किए थे या तो देख लीजिए आप। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, हेलो सर। बोलिए बोलिए। हमारे सिकंदर भाई का बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। सिकंदर जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये सवाल सॉल्व करने के बाद एक नोट बना के आप लिखिएगा, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको बच्चों टॉर्क बैलेंस करना हो, देखिए लास्ट क्लास में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस का सम 0 हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों अगर समेशन ऑफ एफ नेट 0 होगा, इसका मतलब बच्चों टॉर्क जो है वो फ्री वेक्टर हो जाएगा। सर फ्री वेक्टर का क्या मतलब हुआ? फ्री वेक्टर किसी को याद है बच्चों क्या बताया था फ्री वेक्टर? बिल्कुल सही बात है, टॉर्क फ्री वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट के अबाउट, रॉड में लीजिए, रॉड के बाहर लीजिए, कहीं पे लीजिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी अगर फोर्स, नेट फोर्स 0 है। तो देखिए आपने क्या किया, जब नेट फोर्स 0 कर दिया, मतलब ऐसा 32 और 14 लगा के नेट फोर्स 0 हो गया। अब इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका समेशन 0 है, यानी टॉर्क फ्री वेक्टर बन गया। तो आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए, रॉड का सेम आएगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करना है तो एक तरीका है बच्चों कि आप हमेशा टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए, टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास हो रहे हो। जैसे कि अगर मुझे ये निकालना है कि भाई बताओ कहां पे मैं फोर्स लगाऊं कि रोटेशन ना हो टॉर्क में, तो मैं जो पॉइंट लूंगा वो ये वाला ले लूंगा, ठीक है? क्योंकि यहां से ये एक फोर्स पास हो रहा है, ठीक है? तो यहां से एक फोर्स पास हो रहा है तो इसका मुझे टॉर्क इस वाले फोर्स का नहीं लिखना पड़ेगा, तो एक टर्म थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है? वो नहीं लिखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल भी इसका लूंगा आपके सामने। अभी केवल नोट बना के बच्चों एक लिख लीजिए कि टॉर्क, लिख लीजिए बच्चों, मैं बोल देता हूं, टॉर्क हमेशा, टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लिखिए, टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लिखिए
टॉर्क हमेशा उस पॉइंट के अबाउट लिखिए जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास होते हों, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास होते हों, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पास होते हों। बच्चों मैं एक सवाल लेता हूं और आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में और समझाता हूं। मान लीजिए बच्चों कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक वायर है और वायर जो है वो अटैच्ड है दो सपोर्ट से, और इस वायर का बच्चों खुद का कुछ मास नहीं है। ये अटैच्ड है सपोर्ट से और इस वायर का खुद का कुछ मास नहीं है, ये मासलेस है। और इसकी जो लेंथ है वो कुछ मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर लेंथ की ये वायर है, ठीक है। और इस वायर के एक एंड पे हम लोगों ने दो ब्लॉक्स लगा रखे हैं, ठीक है। वायर के एंड पे ब्लॉक्स लगा रखे हैं, एक ब्लॉक इधर लगा रखा है और एक ब्लॉक इधर लगा रखा है, ठीक है। इधर एक ब्लॉक लगा रखा है और एक ब्लॉक इधर लगा रखा है, ठीक है। ये दूरी हम लोग कुछ ले लेते हैं 1.5 मीटर, ठीक है। और ये दूरी है कुछ 1 मीटर, ठीक है। ऐसे कुछ ब्लॉक्स लगा रखे हैं। इसका मास ले लेते हैं हम लोग 4 kg और इसका मास ले लेते हैं 2 kg, ठीक है। कुछ इस तरह से मासलेस रॉड है और उस मासलेस रॉड पे ऐसे दो ब्लॉक्स लटके हुए हैं, 2 किलो 4 किलो, एक की दूरी 1.5 मीटर है, एक की दूरी 1 मीटर है। और आपको बच्चों बताना है कि इन वायर्स में कितना टेंशन है, T1 की वैल्यू कितनी है और T2 की वैल्यू कितनी है। बोलिए बेटा। नहीं कर रहा है, आई थिंक फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। खैर, तो ये सिचुएशन है, दो वायर्स हैं, ठीक है। और इन दो वायर्स में आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैच हो रही है, आप इनको ठीक है, तो हमें T1 और T2 की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो बच्चों एक तरीका देखिए क्या है कि आप दोनों ब्लॉक्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ठीक है। मतलब इस वायर की फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, पहली इक्वेशन जो लिख रहा हूं वो लिखिएगा T1 प्लस T2, ठीक है। इन दो वायर्स में जो टेंशन है T1 और T2, इन दो वायर्स में जो टेंशन है वो मिलके, चूंकि इसका कोई मास नहीं बच्चों, वायर का कोई मास नहीं है, ये जो वायर है ये मासलेस है, ठीक है। इस वायर का कोई मास नहीं है, तो इन दोनों में जो टेंशन है वो नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रहे होंगे 4 kg और 2 kg पे, यानी 4 + 2, तो 4G और 2G दोनों को मिलके हो जाएगा तुम्हारा 6G। तो T1 प्लस T2 जो मिलके 6G को बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। एक तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन कहां से लिखी गई है, नेट फोर्स 0 की वजह से, क्योंकि देखिए बच्चों ये पूरा सिस्टम ऐसा है ना, तो ना ट्रांसलेशन हो रहा है ना रोटेशन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट्स ना ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं ना ऊपर मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ऊपर की तरफ जो टेंशंस होंगी वायर में वो 4G और 2G जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उनको बैलेंस करेंगे। तो पहली नेट फोर्स 0, पहली इक्वेशन। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों, क्लियर है सबको, बोलिए। ठीक, अब दूसरा पार्ट सुनिए बच्चों। ये तो हो गया T1 और T2 की वैल्यू जो है 6G के बराबर। अब टॉर्क लिखना है, क्योंकि ट्रांसलेशन में देखिए दो अननोन है T1 और T2, एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकती और इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, तो अब आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। अब आपके पास देखिए ऑप्शन ये है बच्चों कि टॉर्क की इक्वेशन आप किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखिए, है ना। मैं ये पॉइंट ले लूं, पॉइंट O ले लूं, पॉइंट A ले लूं या पॉइंट B ले लूं, या मान लीजिए ये पॉइंट ले लूं O', कोई भी पॉइंट ले लो इनमें से, O, O', A, B, कोई पॉइंट ले लो।
मुझे बस इतना बता दो बच्चों, हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? क्या लगता है आपको? बोलिए बोलिए। अलग अलग आएगी, सेम आएगी। नेट फोर्स 0 है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। देखिए समेशन ऑफ एफ नेट इज 0। सर कैसे पता आपको नेट फोर्स 0 है? बेटा एक्सेलरेशन ही नहीं हो रहा है, देखिए पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, कहीं एक्सेलरेशन नहीं, तो समेशन ऑफ एफ नेट इज 0। अगर समेशन ऑफ एफ नेट 0 है, इसका मतलब टॉर्क फ्री वेक्टर है। टॉर्क फ्री वेक्टर है, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करिए, भले वो रॉड में हो या कहीं इधर भी ले लेंगे पॉइंट, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग नहीं आएगी बच्चों। क्यों? क्योंकि एफ नेट 0 है, एफ नेट 0 होते ही टॉर्क फ्री वेक्टर हो गया और फ्री वेक्टर की वैल्यू हर जगह सेम आती है। बहुत बढ़िया। और कितनी आएगी अगर कोई आप में से बताना चाहिए? हर पॉइंट के अबाउट सेम आएगी। और कितनी होगी? सेम आएगी। कितनी होगी कोई बताना चाहे? हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी और कितनी होगी? कोई गेस करना चाहे? कोई मतलब आपको ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन ही देना है, कोई गेस करना चाहे कोई रैंडम? ठीक, बोलिए बोलिए। सेम आएगी बच्चों और 0 होगी। चलिए कारण बता दीजिए अगर किसी 0 होगी। कारण क्यों 0 होगी? रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, एब्सोल्युटली। ना ट्रांसलेशन हो रहा है बच्चों, इसलिए एफ नेट 0, ना रोटेशन हो रहा है, इसलिए टॉर्क 0। और हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी, तो आप O के अबाउट कैलकुलेट करो, A के अबाउट कैलकुलेट करो, B के अबाउट कैलकुलेट करो, हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। तो बच्चों देखिए, अगर मुझे T1 और T2 निकालना मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं या तो टॉर्क अबाउट O निकाल के उसको 0 के इक्वेट कर दूंगा, या फिर O डैश के अबाउट टॉर्क निकाल के 0 के इक्वेट कर दूंगा। सर क्यों? आप O और O डैश को क्यों चूज कर रहे हो, A और B को क्यों नहीं चूज कर रहे हो? देखिए मैं कारण समझाता हूं। अगर आप बेटा टॉर्क अबाउट O लिखेंगे तो बताइए T1 T2 और ये नीचे की तरफ 2G लग रहा होगा, नीचे की तरफ 4G लग रहा होगा। तो इन सारे फोर्सेस में से 2G 4G T1 T2, अगर मैं टॉर्क अबाउट O लिखता हूं तो किस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा बताइए? O के अबाउट अगर हम टॉर्क लिख रहे हैं तो सवाल यह है कि T2 2G 4G T1 इनमें से किस फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा अगर आप O के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं? T2 का 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर बेटा T2 का 0 हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, T2 का टॉर्क 0 हो गया तो जो आप इक्वेशन लिखेंगे ना उसमें केवल T1 का टर्म आएगा और एक लाइन में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए लिख रहा हूं मैं O के अबाउट टॉर्क, और आप लोगों की मदद चाहिए होगी बच्चों। O के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं तो सबसे पहले देखिए इसका तो 0 हो गया, T2 का तो 0 हो गया, T2 का प्लस इसके बारे में बोल दीजिए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? देखिए बच्चों ये इस तरह से है और इस पॉइंट O के अबाउट लिख रहे हैं तो ये इधर है, तो ये ऐसे घुमाना चाहती है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब पॉजिटिव, तो प्लस बेटा आएगा, और 20 तो मैग्नीट्यूड हो गया 2G और डिस्टेंस है 1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 20 into 1 हो जाएगा। अगली बात करें बच्चों 4G की, ठीक है। अब बताओ बच्चों पहले तो क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, इसी पे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। एंटी क्लॉकवाइज तो 2.5 into 4G, और बच्चों प्लस लिखेंगे 2.5 into 4G, और बच्चों इसको 0 की इक्वेट करेंगे, या अभी एक और रह गया, एक और रह गया, हाँ तो ये, हाँ T1 रह गया बच्चों। T1 के बारे में आपको क्या लगता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? T1 बच्चों क्लॉकवाइज होगा, है ना, इस तरह से रॉड को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये रॉड है और T1 ऊपर लग रहा है, तो रॉड को ये कुछ इस तरह से ले जाना चाहता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ले जाता है मतलब अंदर की तरफ। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा माइनस का 4T1, मानते हो? सही है ना? अब देखिए बच्चों, अब सिंप्लीफाई कर लेते तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2500 और माइनस 4T1 बराबर 0। तो यहां से देखिए बेटा T1 की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 30 न्यूटन। बोलिए ठीक है ना?
सर बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर एक बार ये बता दीजिए जीरो कैसे हो गया ये वाला ये सर क्योंकि T2 यहीं से पास हो रहा है ना, आप जैसे टॉर्क अबाउट O लिखेंगे तो T2 तो यहीं से पास हो रहा है, O से ही तो जा रहा है T1, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ रह नहीं गई ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, इसलिए टॉर्क जीरो हो गया, ठीक है। और सबका जोड़ के भी जीरो आना चाहिए, क्योंकि देखिए रॉड रेस्ट पे है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट तो कर नहीं रही, तो सबका सम जीरो होना चाहिए, इसलिए जीरो के बराबर कर दिया, ठीक है। और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो T1 की वैल्यू 30 न्यूटन आ गई। एक बार आपका बेटा T1 आ गया तो आपको और टॉर्क की इक्वेशन नहीं लिखनी है, T1 यहां पे रख दीजिए। तो देखिए T1 प्लस T2 बराबर 60 था ना, T1 प्लस T2 बराबर 60, इसमें से T1 की वैल्यू 30 है तो T2 भी तुम्हारा 30 न्यूटन आ जाएगा। बोले क्लियर है? नोट कर लीजिए। इसी तरह का एक और सवाल दूंगा अभी आपको सॉल्व करने के लिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ राइट, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा। एक ही आप टॉर्क लिखिए, देखिए ये वाली लिखना थोड़ा सा आसान है क्योंकि इसमें ऊपर वाले फोर्स से नीचे फोर्स जो आप बराबर कर दीजिए। जब आप इसके अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो आपको इसका साइन, इसका साइन और T2 का साइन सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जल्दी लिख सकते हैं तो आप दूसरी इक्वेशन वैसे लिख लीजिए, सीधे T1 और T2 की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे आपके सवाल आ जाते हैं, मान लीजिए बच्चों एक सवाल दे दिया कि बताइए T1 की वैल्यू, सवाल में एक पूछ रहा है, T1 T2 दोनों नहीं पूछ रहा है, केवल T1 पूछ रहा है। अगर T1 पूछ रहा है तो आप इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लीजिए, सीधा एक लाइन में T1 आएगा। T2 पूछ रहा है सवाल में, T1 के बारे में नहीं पूछा है, तो अगर T2 पूछ रहा है तो इसके अबाउट बैलेंस कर दीजिए, एक लाइन में T2 आ जाएगा। दोनों पूछ रहा है तो फिर ट्रांसलेशन और रोटेशन लिख लीजिए। बोलिए। सर ये आपने मान लिया है कि रोटेशन मोशन नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन में गिवन है? नहीं नहीं, अब देखो ना, अगर ब्लॉक्स हैंग्ड हैं, है ना, ये सिचुएशन है, अब कहां रोटेशन हो पाएगा? रोटेशन हो ही नहीं सकता, दोनों थ्रेड कनेक्टेड हैं, रोटेशन तो मतलब रोटेशन कैसे पॉसिबल होगा, है ना। ठीक। बोलिए। सर बी पॉइंट पर जो ट्रैक्शन है एंटी क्लॉकवाइज कैसे है ये 4G किया 4G की जो डायरेक्शन वो एंटी क्लॉकवाइज कैसे है, ये पूछ रहे हैं आप? यस सर ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हम लोग निकाल रहे हैं टॉर्क अबाउट O, मतलब इस पॉइंट के अबाउट, और अगर इस पॉइंट के अबाउट देखिए तो 4G नीचे खींच रहा है ना, तो रॉड को ऐसे ले जाना चाह रहा है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की डायरेक्शन के अगेंस्ट, या फिर आप ऐसे सोचिए कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब आप अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में तो थंब ऊपर की तरफ आ रहा है, इसलिए प्लस लिया है। ओके सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर T1 और T2 हमेशा इक्वल है? नहीं नहीं, हमेशा इक्वल नहीं होंगे, वो इस प्रॉब्लम के आधार पे इक्वल आ गए, हमेशा इक्वल होंगे ऐसा नहीं, अलग अलग होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। और भी वेट और ऐड करते जाएंगे तो फिर करते जाएंगे ऐड, तो उसके और टर्म्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, है ना। चलिए एक सवाल देता हूं बच्चों आप लोग के लिए। हाँ हाँ सर ये रोटेशनल फॉर्म से हो रहा है इसमें क्योंकि इसमें एफनेट भी 0 है टाउ टाउ नेट भी 0 है, बिल्कुल सही बात है, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है, सही बात है, यही बोल रहे हैं आप। एफ नेट भी 0 है और टाउ नेट भी 0 है, इसलिए ना ट्रांसलेशन हो रहा है ना रोटेशन हो रहा है। ये लीजिए बच्चों एक सवाल आप सभी के लिए। सर स्लाइड बैक कर दीजिए नहीं हुआ था
अच्छा ओके, एक सेकंड बच्चों लिख लेने दीजिए, फिर करते हैं सवाल। चलिए बच्चों, अगला सवाल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, गड़बड़ मत करिएगा। 10 और 13। ओके, टोटल लेंथ बच्चों L है और इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां पे आप, चूंकि इसका मास 40 kg है रॉड का, अच्छा रॉड का मास 20 kg है, तो 20 kg जो मास होगा रॉड का बेटा वो यहां एक्ट करेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 20G। तो आप T1 T2 मान लीजिए, टेंशन एट ए टेंशन एट बी, दोनों टेंशन पूछे बच्चों तो ट्रांसलेशन और एक रोटेशन की इक्वेशन। टेंशन ए की वैल्यू 30G है, टेंशन बी की 10G। ओके, आपका भी यही आ रहा था, एक किसी और ने बताया था आंसर। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। और जिनका भी आ जाए बच्चों बता सकते हैं। बच्चों आए नहीं अभी तक आंसर्स? ठीक ठीक, लीजिए समय लीजिए, कोई बात नहीं। 200 दोनों 200 आ रहे हैं इस बार बच्चों, बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं, इस बार बराबर नहीं आएंगे। सर टीवी आ रहा है 400, टीवी आ रहा है सर 200। 400 200, ओके। यस सर, 40G है। ये सर टीवी 200 आ गया, ये 400 सर, टीवी 400, टीवी 200। ठीक यस सर, ठीक। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, दो इक्वेशन बनानी होगी, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखना होगा। तो मान लेते हैं यहां पे टेंशन TA है और यहां पे टेंशन जो है वो TB है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखिएगा, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा बच्चों TA प्लस TB बराबर 40G, इसका बच्चों नीचे की तरफ वेट है तो इसको बैलेंस करना होगा 40G और 20G, तो ये बच्चों मिलके 60G हो जाएगा। आई होप पहली इक्वेशन में तो कोई समस्या है नहीं, ठीक है। अब मान लीजिए हमें TB निकालना है, आप A के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर लीजिए, आप A या B दोनों में से किसी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट A लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज बताइए, A के अबाउट मैं टॉर्क निकालूं या B के अबाउट निकालूं या C सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालूं, तीनों के अबाउट टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी या अलग अलग आएगी? सेम आएगी। और सारी वैल्यूज किसके बराबर होंगी? 0 के बराबर। कारण क्या है 0 के बराबर क्यों होंगी? बिल्कुल सही बात है, रोटेशनल मोशन नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नॉन जीरो हो जाएगा इसका मतलब उस पॉइंट के अबाउट रोटेशन शुरू हो जाएगा, तो यहां पे कहीं भी किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए टॉर्क 0 है, ठीक है। एक काम करते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए।
तो सबसे पहले टी ए तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 20G आपको क्या लगता है बच्चों, ये रॉड को किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है? क्लॉकवाइज। तो आप अंदर लिखिएगा, तो इसकी वैल्यू लिखिएगा 20G इंटू L/2 और माइनस साइन के साथ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज है। अच्छा, 40G की बात की जाए बच्चों, 40G किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? 40G ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और जब आप इसके लिए लिखिएगा तो लिखिएगा 40G इंटू L/4, ठीक है। और चूंकि ये क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए इस तरह घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस साइन इसके लिए भी रखना पड़ेगा। टेंशन एट बी, तो बेटा टीबी इंटू एल लिख देंगे, और अगर आप ध्यान दें तो ऊपर की तरफ घुमा रहा है, इसलिए पॉजिटिव लिखना कर, बिल्कुल। और सारा सब कुछ मिलके 0, क्योंकि ए के अबाउट रोटेशन नहीं हो रहा है। तो यहां सबसे पहले बच्चों एल एल हटा दीजिए, 20G डिवाइड बाई 2 तो बन जाएगा बच्चों माइनस का 10G, 40G डिवाइड बाई 4 माइनस का 10G प्लस टीबी। तो बेटा टीबी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20G, तुम लोग कभी यही आ रहा था क्या 20G? 200 न्यूटन, बिल्कुल बिल्कुल। तो टीबी की वैल्यू 20G या फिर 200 न्यूटन, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जिनको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है देख लीजिए बेटा, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नीचे की तरफ रॉड को लाना चाहता है 440G, अगर क्लॉकवाइज तो अंदर की तरफ थंब यानी नेगेटिव, ये 20G देखिए तो ये भी अंदर की तरफ ला रहा है, इसलिए ये भी नेगेटिव। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स, और चूंकि ये सेंटर पे लग रहा है ना, जो ग्रेविटी फोर्स लगेगा वो सेंटर पे लगेगी यूनिफॉर्म रॉड की, इसलिए 20G इंटू L/2, 20G इंटू L/2 नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ क्लॉकवाइज। तो टीबी की वैल्यू बच्चों 200 आ गई, आप टीबी की वैल्यू यहां 200 रखेंगे तो टीए की वैल्यू 400 आ जाएगी, 400 न्यूटन। तो टीए तुम्हारा 40G आ जाएगा और टीबी जो है वो 20G आ जाएगा। कितने बच्चों का सही था ये, एक बार हाथ उठा दीजिए तो। वेरी गुड। बच्चों जिनका गड़बड़ था पूछ लीजिए। मैं एक और काम करता हूं, मैं आपको ना बी के अबाउट भी टॉर्क लिख के दिखाता हूं, ठीक है। बी के अबाउट अगर टॉर्क लिखेंगे तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट बी, इसका भी समेशन बच्चों 0 आएगा। अगर आप लिखना चाहें हर एक फोर्स का टॉर्क, तो देखिए जरा ध्यान से, बी का टॉर्क तो 0 हो जाएगा क्योंकि टेंशन एट बी वहीं से पास कर रहा है। 20G के बारे में देखा जाए बच्चों तो ये रॉड को नीचे की तरफ घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव है, तो मैं लिखूंगा 20G इंटू L/2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसकी बात की जाए 40G की, तो ये भी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, अगर आप सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो भी पॉजिटिव होगा, और ये लिखेंगे बच्चों, आप इसको लिखेंगे प्लस का 40G इंटू 3L/4, क्योंकि यहां से अगर L/4 दूरी पे है तो यहां से 3L/4 दूरी पे होगा। फिर आप टीए को देखेंगे तो टीए इस तरह से लग रहा है, तो यानी बी के अबाउट वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसलिए वो निगेटिव लिखिएगा, माइनस टीए इंटू एल बराबर 0। यहां से देखिए एल से एल कैंसिल करिए, ये बन जाएगा आपका 10G प्लस 10G बराबर टीए। तो टीए की वैल्यू यहां से, अरे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, नहीं ये हाँ 30G हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 30G हो जाएगा। तो ये बच्चों ये कैंसिल करिएगा तो 4 से ये कैंसिल होगा, 10 इंटू 3 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 10G प्लस 30G बराबर टीए, तो इसकी टीए की वैल्यू आ जाएगी 40G, ठीक है। तो दोनों तरीके से बच्चों देखिए आपका आंसर सेम आएगा। तो अगर किसी ने बी के अबाउट टॉर्क लिखा है तो आपकी टॉर्क की इक्वेशन बी के अबाउट ऐसी बननी चाहिए, ठीक है। बनी थी आपकी सेम, गुड। लिख लीजिए बच्चों, फिर एक और सवाल लूंगा इसी पे, बोलिए। ए के अबाउट बता दीजिए टॉर्क। ए के अबाउट टॉर्क, आप एक कोई चलिए आप माइक लिए रहिए, मैं एक एक करके बताता हूं, आप मेरे साथ मदद करिएगा लिखने में। आप मुझे बताइए ए के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो किसका टॉर्क नहीं आएगा सबसे पहले? अच्छा चलिए 40G का आएगा कि नहीं आएगा टॉर्क ए के अबाउट? 20G का? बी का, टेंशन एट बी का? नो सर। आएगा बेटा, क्योंकि आप ए के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो इसका इसका और इसका आएगा, इसका नहीं आएगा क्योंकि ये फोर्स वहीं से पास हो रहा है। मेरी बात समझ में आई आपको? तो टी ए नहीं आएगा, टी बी आएगा। अब जब आप टॉर्क लिखते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 40G इंटू L/4, 40G इंटू L/4। कारण निगेटिव लिखने का कि इस तरह से घुमा रहा है, अगर आप राइट हैंड की फिंगर्स को रॉड के मूवमेंट के डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो आप देखोगे थंब अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ माइनस, इसलिए माइनस लिख दिया।
20G का भी वही कारण है, वो भी नीचे की तरफ ला रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ये भी रॉड को नीचे की तरफ ला रहा है, फिंगर्स को कर्ल करिए, रॉड के मूवमेंट के डायरेक्शन में था, हम अंदर की तरफ, इसलिए माइनस माइनस माइनस। बी देखिए, टेंशन एट बी, उसमें सिनेरियो कुछ ऐसा है कि टेंशन एट बी ऊपर लग रहा है, तो ये रॉड को इस पॉइंट के अबाउट ऊपर ले जा रहा है, ऊपर ले जा रहा है, तो फिंगर्स को कर्ल करिए आप रॉड के मूवमेंट के डायरेक्शन में बाहर की तरफ, इसलिए प्लस टीबी इंटू एल, और एल चूंकि कॉमन है 0 हो जाएगा, टेंशन एट भी आपका 200 आ जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। बच्चों मैं हटा रहा हूं स्लाइड, एक और सवाल ले रहा हूं इसी पे, सेम टाइप का, गड़बड़ नहीं करिएगा इस बार। सर हम गाना कब सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे बेटा, बिल्कुल सुनाएंगे, थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं फिर सुनाता हूं गाना। एक और सवाल बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट, गड़बड़ नहीं करिएगा बिल्कुल। इसके बाद क्लास में नहीं कराऊंगा, आपको होमवर्क के लिए 1-2 सवाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तो थोड़ा सीरियसली इसको करिएगा। एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसको कनेक्ट कर दिया गया है कुछ इस तरह से, ठीक है, सपोर्ट है, ये डिस्टेंस है बच्चों आपके पास L/4, ठीक है, और टोटल जो रॉड की लेंथ है वो L है, टोटल रॉड की लेंथ L है, मास रॉड का M है, आपको बताना है बेटा T1 और T2 की वैल्यूज, T1 T2 कितने होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। हाँ बेटा बताइए, आप कुछ कह रहे थे। सर T2 Ng/3 आएगा और सर T1 2 Ng/3 आएगा। ओके, देखिए बच्चों, ग्रेविटी जो लगेगी रॉड की वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगी यहाँ पे, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, mg यहाँ पे लगेगा जो कि यहां से L/2 दूरी पे होगा, ओके। हो गया सर। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो T1 प्लस T2 बराबर mg के, पहली इक्वेशन, ठीक ठीक है, T1 प्लस T2 जो है बच्चों mg के बराबर होगा, पहली इक्वेशन ये होपफुली सबने लिख ली होगी। फिर आप T1 या T2 में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैं कैलकुलेट कर लूंगा T2 के अबाउट टॉर्क, यानी पॉइंट B के अबाउट टॉर्क लिख लूंगा, इसको मैं A बोल देता हूं, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट बी लिख रहा हूं बच्चों, समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो 0 ही होगा, मैं बी के अबाउट निकालता हूं, तो बी के अबाउट निकालेंगे तो T2 0 हो जाएगा। ग्रेविटी चाहती है बच्चों, ग्रेविटी क्या चाहती है, रॉड को किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिखना चाहिए, प्लस माइनस, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और बच्चों प्लस लिखना चाहिए आपको, तो ये बनेगा mg L/2, ठीक है, फोर्स mg परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। अब T1 की बात की जाए तो T1 जो है
वो रॉड को बच्चों क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, माइनस आएगा, तो आप लिखेंगे माइनस T1 इंटू 3L/4 बराबर 0, ठीक है। अब यहां से देखिए बच्चों, आप L हटा दीजिए, तो mg/2 बराबर आ जाएगा 3T1/4, 2 से कैंसिल करिए 2, तो T1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 2 mg/3, और T2 अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा mg/3। तो दो आंसर बच्चों 2 mg/3 और mg/3 आंसर आएंगे। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा जाइए, T1 और T2 की वैल्यूज। बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों देख लीजिए, मैंने कोशिश की आपको हर चीज समझाने की। इसमें प्रैक्टिस के लिए भी मैं कम से कम 2 प्रॉब्लम दे के जाऊंगा, तो आप जरूर एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। जिन लोगों ने लिख लिया है अगली हेडिंग डाल दीजिए टॉपलिंग। तो मैंने इस केस में एमजी के अबाउट बैलेंस किया था, सेम आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, एमजी के अबाउट भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं आप। उसमें फिर आपको T1 और T2 दोनों आगे होंगे आपकी इक्वेशन में, है ना? यस सर, वो वेट कर रहा था। लिखो लिखो लिखो। ठीक, अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों टॉपलिंग। लिखिए जल्दी से जो लोग लिख रहे हैं। हाँ हाँ, हो सकती है, अगर आप इस वाली वायर को यहां लगा दीजिए एंड पे, बिल्कुल हो सकते हैं। आप इस वाली वायर को उठा के इधर लगा दीजिए, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो जाएगा तो बराबर हो जाएंगे। अब बच्चों इसमें देखिए थोड़ा सा आपको ये चीज का एहसास होना चाहिए कि T1 और T2 को देखा जाए बच्चों, तो T1 की वैल्यू जो है आपकी बड़ी आनी चाहिए थी, क्योंकि यहां से mg का दूरी कम है, यहां से mg का दूरी ज्यादा है, तो T2 कम रहेगा, T1 थोड़ा सा ज्यादा। तो आप ऐसा थोड़ा मास डिस्ट्रीब्यूशन देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे इससे पिछला वाला हम लोगों ने सवाल किया था, तो TA के पास ये भी है और ये भी है, तो ये तो देखिए बीचों बीच है, तो जितना इसकी वजह से इस पे टेंशन आएगा उतना इसकी वजह से इस पे टेंशन आएगा, लेकिन ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उसका कारण ये है कि आपने इसके पास में एक और मास लटका दिया है, ठीक है, तो उसकी वजह से TA की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जिस एंड के पास ज्यादा मास होगा उधर टेंशन ज्यादा होगा। थोड़ा सा मतलब कि अगर आपका आंसर आए तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए टॉपलिंग के बारे में बच्चों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है बच्चों टॉपलिंग, आपको क्या समझ में आता है टॉपलिंग टर्म से? क्या समझते हैं बच्चों टॉपलिंग? कोई भी बताना चाहे, सही गलत का आप परेशान मत होइए, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या समझते हैं बच्चों टॉपलिंग से? टॉपलिंग में नॉर्मल को शिफ्ट करके ऑब्जेक्ट अपने आप को पलटने से बचाता है। नॉर्मल को शिफ्ट करके अपने आप को पलटने से बचाता है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। देखिए बच्चों टॉपलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, है ना, किसी चीज का टॉपल हो जाना मतलब पलट जाना, लुढ़क जाना, जो भी आप कहना चाहें। बोलिए बोलिए। अरे सर थोड़ा बैक स्लाइड दिखा दीजिए, हम लोग का क्लास हो गई। ओके, फोटो निकाल लीजिए आप लोग, फिर करते रहिएगा। सर लास्ट क्वेश्चन हमने वो वाला किया था जिसमें आपने रॉड का मास दिया था 40 kg। उसके बाद से दिखा दीजिए। उसके बाद आप लोग कहाँ डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? ये सर डिस्कनेक्ट हो गए थे, यहाँ पे इंटरनेट का इशू था। ठीक है, ये 40 kg ये वाला कर लिया था ना आपने, उसके बाद यही सवाल एक एक्स्ट्रा लिया है मैंने, तो सेम कॉन्सेप्ट पे कुछ भी नहीं है, ट्रांसलेटरी फोर्स बैलेंस करना, टॉर्क अबाउट बी बैलेंस कर देना है बस।
ठीक है, ओके सर, ठीक है सर। चलिए सर अभी फिर टॉपिक आपने अभी जस्ट स्टार्ट जस्ट हाँ अभी डिस्कशन शुरू कर रहा था मैं टॉपलिंग। ओके सर। ठीक है, टॉपलिंग में आ जाइए बच्चों, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं कि टॉपलिंग होता क्या है। देखिए ये मान लीजिए बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब क्यूबॉइडल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका कुछ हाइट हम लोग h ले लेते हैं और विड्थ w ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो हाइट मान लीजिए कुछ इसका h है और विड्थ इसका कुछ w है, ठीक है ना, ये सिचुएशन है। और बच्चों ये रफ सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो नॉन जीरो है। अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो देखिए ये फोर्सेस लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, ठीक है, mg, और उस mg को बैलेंस करता हुआ नॉर्मल, ठीक है, कुछ इस तरह से नॉर्मल एक्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है। अब आपने मान लीजिए बच्चों इधर से आपने एक फोर्स अप्लाई किया इस ब्लॉक पे, कुछ इस डायरेक्शन में F फोर्स आपने अप्लाई किया, ठीक है। आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते गए और आपको यह समझना बच्चों कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू स्टॉप स्लिपिंग, है ना, फ्रिक्शन काफी ज्यादा है। तो आप इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए कि स्लिपिंग भी हो सकती है, मतलब कितना भी फोर्स लगाते हैं आपको ये मान के चलना है कि अभी स्लिपिंग नहीं हो रही। तो आपने फोर्स लगाया एकदम टॉप पे और आप फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर दिया आपने। देखिए बच्चों जब तक फोर्स नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, अगर फोर्स नहीं है तो बच्चों देखिए नॉर्मल जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, क्योंकि दोनों सरफेसेस बिल्कुल कांटेक्ट में है, तो पूरा नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहां पे भी नॉर्मल लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर नॉर्मल, ऐसे ऐसे नॉर्मल लग रहे हैं, और उन सारे नॉर्मल्स का जो रिजल्टेंट है वो बीचों बीच से पास हो रहा है, ठीक। अब आपने बच्चों क्या किया, फोर्स लगाना शुरू किया, मान लीजिए, ठीक है, फोर्स लगाना शुरू किया और इस फोर्स की वैल्यू आपने बढ़ाना शुरू किया, ठीक है, फोर्स को आपने बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही आप फोर्स बढ़ाएंगे तो होगा क्या, इस ब्लॉक का इस साइड से कांटेक्ट छूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसा है, आप इसको ऐसा धक्का देना शुरू करेंगे यहां से, तो इस एंड से धक्का जैसे देंगे तो इस एंड से ब्लॉक का कांटेक्ट छूटना शुरू हो जाएगा। अगर ब्लॉक का इधर से कांटेक्ट छूटना शुरू हो जाएगा तो जो पहले नॉर्मल्स आप ऐसे लगा रहे थे ना कि पहले इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब चूंकि इधर फोर्स लगा, इधर से कांटेक्ट छूटेगा तो इधर वाले नॉर्मल गायब हो जाएंगे, ठीक है, इधर वाले नॉर्मल हट गए, और इधर प्रेशर चूंकि ज्यादा बढ़ जाएगा तो नॉर्मल इधर की तरफ बढ़ जाएगा, इधर की तरफ कांटेक्ट ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर आप पुश कर रहे हैं तो इधर का कांटेक्ट कम हुआ, नॉर्मल शिफ्ट होकर इधर आ गए, इधर कांटेक्ट बढ़ गया तो इधर ज्यादा नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा। अगर नॉर्मल इधर ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा तो नॉर्मल जो रिजल्टेंट नॉर्मल है वो यहां नहीं होगा, क्योंकि यहां तो तब था जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्मल सारे इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो ये वाला जो नॉर्मल है वो शिफ्ट हो जाएगा इधर पे, ठीक है। ऐसे आपने और फोर्स बढ़ाया, जब आप और फोर्स बढ़ाओगे तो कुछ देर के बाद ये वाले नॉर्मल भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि इधर से और ऑब्जेक्ट उठना शुरू हो जाएगा और नॉर्मल इधर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे ऐसे। तो नॉर्मल जो पहले यहां था वो थोड़ी देर बाद यहां आया, आपने और फोर्स बढ़ाया तो नॉर्मल अब शिफ्ट होकर बच्चों यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ गया नॉर्मल। आपने फोर्स और बढ़ाया, और फोर्स बढ़ाओगे बेटा तो ये वाले नॉर्मल भी सारे शिफ्ट हो जाएंगे, और आप फोर्स बढ़ाते बढ़ाते ऐसे मोमेंट पे आ गए कि केवल यहीं पे कांटेक्ट रह गया है, बाकी सब का कांटेक्ट ऑलमोस्ट छूट गया है, तो सारा का सारा नॉर्मल यहां पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो नॉर्मल होगा वो पूरा यहां से ऐसा शिफ्ट होते होते फाइनली नॉर्मल यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप फोर्स लगा रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नॉर्मल शिफ्ट होते जा रहा है, और नॉर्मल मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, देखिए नॉर्मल मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। अब आपने फोर्स इतना लगा दिया कि नॉर्मल एकदम एंड पे पहुंच गया है, अगर आपने फोर्स इसके बियॉन्ड लगाया जहां पे नॉर्मल एकदम एंड पे है, तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगा, घूम जाएगा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं टॉपलिंग। तो नॉर्मल कोशिश करता है, जैसे आप फोर्स बढ़ाते हैं तो नॉर्मल कोशिश करते रहता है खुद को एडजस्ट करके कि ऑब्जेक्ट को टॉपलिंग से बचा पाए, टॉपल होने से बचा पाए, लेकिन आपने उतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि देखिए नॉर्मल मैक्सिमम हो सकता है यहीं तक शिफ्ट, आपने फोर्स इतना ज्यादा लगा दिया कि यहां पर भी शिफ्ट होने के बाद भी नॉर्मल नहीं रोक पा रहा, आपने फोर्स लगा दिया तो उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा, मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट टॉपल हो जाएगी,
ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आपको समझाता हूं तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। तो मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है और फिर से बच्चों फ्रिक्शन हम लोग इतना ले रहे हैं कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड टू अपोज स्लिपिंग, कोई स्लिपिंग नहीं होगी यहां पे। आपने इधर एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है, और जो विड्थ है वो W है और हाइट मान लेते हैं कुछ H, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों बीचों बीच है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से लगेगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg। अब चूंकि आपने फोर्स लगाया है, अगर आप फोर्स नहीं लगाते तो बेटा नॉर्मल ऐसे जाता ऊपर, अगर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया होता तो। अब आप चूंकि आपने फोर्स लगाया है तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा और नॉर्मल यहां से कुछ पास होगा, ठीक है। नॉर्मल बिल्कुल ग्रेविटी मतलब सेंटर से ना पास होके थोड़ा सा राइट साइड से पास होगा, यानी यहां से नॉर्मल पास होगा। मान लेते हैं कि वो सेंटर से कुछ x दूरी तक शिफ्ट हो गया है, ठीक है, x दूरी पे शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ है हमें नहीं पता, कुछ x मान लेते हैं, आपने F फोर्स लगाया, ठीक है। तो बच्चों अगर आप टॉर्क बैलेंस करना चाहें, क्योंकि अभी आपने फोर्स लगाया, अभी टॉपल शुरू नहीं हुआ, मतलब इसका रोटेशन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, नॉर्मल अभी शिफ्ट होता जाएगा यहां तक आ जाएगा मैक्सिमम, फिर उसके बियॉन्ड आप फोर्स लगाएंगे तो फिर ये घूम जाएगा। अभी नहीं घूमा है, अभी घूम नहीं रहा है, इसका मतलब टॉर्क जो है वो जीरो है, क्योंकि अभी तक घूमा नहीं है, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू नॉन जीरो तब होगी जब रोटेशन शुरू हो जाएगा, तो अभी घूमा नहीं तो हम टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना। आपने इधर से फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स नीचे से आ गया। सर ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे आ गया? बेटा देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स तो प्रेजेंट है, मैंने आपको कहा है ना कि नॉर्मल की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो है, मतलब रफ सरफेस है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता और आप फोर्स लगाते तो जैसे ही फोर्स लगाते ही पूरी चीज स्लाइड करना शुरू हो जाती, इधर की तरफ एक्सलेट करना शुरू हो जाती। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही वो फोर्स है जो कि इसके इस साइड के मूवमेंट को रोक रहा है। और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, मतलब आपने फोर्स लगाया F तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आप F लगा दिया है, ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट कि वो स्लिपिंग को रोक लेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है तो आपने F लगाया, तो इधर से फ्रिक्शनल फोर्स ने F लगा दिया ताकि इसके मूवमेंट को रोक पाए। नेट फोर्स जीरो है, रोटेशन नहीं हो रहा, नेट टॉर्क जीरो है। अब चूंकि नेट फोर्स जीरो, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं बच्चों, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, सेंटर ऑफ मास। तो मैं लिखूंगा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो, मतलब नेट टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो। तो किन किन फोर्सेस का टॉर्क आएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस वाले F का फोर्स का टॉर्क आएगा, क्योंकि आपने बिल्कुल ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया है, और सेंटर ऑफ मास बच्चों बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो जहां से आपने फोर्स लगाया है वहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी h/2 होगी। सर सेंटर ऑफ मास ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम टॉर्क लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो देखिए बेटा, ये सेंटर ऑफ मास है और ये फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो होगी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मुझे बता दो बच्चों, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये वाला जो ऊपर वाला फोर्स है, ये इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्लस लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए। ये फोर्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस तरह से रोटेट करना चाह रहा है ना बेटा, पॉजिटिव, बिल्कुल। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इस पॉइंट के अबाउट रॉड को कैसे रोटेट करना चाह रहा है, इस ब्लॉक को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? थोड़ा सोच के बोलिए। देखिए ये ऐसा है और ऐसा खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है ना, ये ऐसा ब्लॉक है और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना, पॉजिटिव। तो यहां पे भी लिख रहा हूं प्लस F, और चूंकि यहां से यहां तक की भी दूरी h/2 ही है तो ये भी लिख दूंगा F(h/2). अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, नॉर्मल के बारे में आपको क्या कहना है? नॉर्मल इस तरह से एक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से x है, तो जो नॉर्मल का टॉर्क आएगा बेटा वो n इंटू एक्स आएगा। अब मुझे बता दो, ये n इंटू एक्स प्लस होगा या माइनस होगा, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नॉर्मल कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है तो ऐसे रोटेट करना चाह रहा है बच्चों, है ना, ये नॉर्मल है तो ये ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, ऐसे रोटेट करना चाह रहा है, मतलब नेगेटिव होगा। तो मैं माइनस NX लिख दूंगा, और चूंकि रोटेशन नहीं हो रहा है, सारे ये टॉर्क मिलके जीरो होगा क्योंकि रोटेशन नहीं हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। जब बेटा आप इसको सब कुछ जीरो करेंगे तो देखिए F(h/2 प्लस FH,
एफ एच बाई टू प्लस एफ एच, इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, एफ एच हो जाएगा माइनस एन एक्स बराबर 0। अब क्योंकि बच्चों ये जो ब्लॉक है ना, ये किसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट भी नहीं कर रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, मतलब एफ नेट भी 0 है। और एफ नेट 0 है मतलब बच्चों नॉर्मल की वैल्यू जो है वो mg के बराबर होगी। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों आप सभी को? नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर, क्योंकि अगर ये बराबर नहीं हुआ तो ऊपर या नीचे ब्लॉक का एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। तो मैं नॉर्मल की वैल्यू यहां पे mg रखता हूं, तो ये बन जाएगा देखिए एफ एच बराबर nx, और नॉर्मल की वैल्यू रख देता हूं मैं mg x। तो यहां से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, x बराबर आ जाएगा एफ एच अपॉन mg, इतना शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है। अब अगर आपसे सवाल में पूछ दे कि बताओ मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट टॉपल ना करे, ठीक है, मैं फिर से आपको स्लाइड लगा दूंगा, आप परेशान मत होइए। ऐसे सरफेस है और आप इधर फोर्स लगाते जा रहे हैं एफ इधर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास यहां है और नॉर्मल अभी आपका इस फोर्स के कारण जो शिफ्ट हुआ है वो कुछ यहां तक पहुंचा है, और ये दूरी अभी आपने कैलकुलेट कर ली वो x है। अच्छा, ये टोटल दूरी बच्चों इसकी w है, विड्थ w है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट टॉपल ना करे तो उसका कारण यह है ऑब्जेक्ट को टॉपल ना करने का कि नॉर्मल शिफ्ट करते करते मैक्सिमम यहां तक जाए। अगर इसके बियॉन्ड नॉर्मल चला गया, ठीक है, नॉर्मल अगर इसको क्रॉस कर, मतलब इसके यहां तक अगर नॉर्मल है तो बैलेंस कर लेगा, इसके बाद बैलेंस नहीं कर सकता। यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा छोटी होनी चाहिए किससे बच्चों? w/2 से, है ना। अगर x बराबर w/2 हो गया तो मैक्सिमम है जहां तक वो बैलेंस कर पाएगा, उसके बाद बैलेंस नहीं कर पाएगा, रोटेशन हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो विड्थ के आधे से छोटी होनी चाहिए। अभी आपने देखी बेटो x की वैल्यू निकाली एफ एच अपॉन एम जी, तो यहां पे रख दीजिए x की वैल्यू एफ एच अपॉन एम जी। अब इसको सर w/2 से छोटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि w/2 इज द मैक्सिमम लिमिट जहां तक नॉर्मल जा सकता है टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, उसके बाद नहीं बैलेंस कर पाएगा टॉर्क को। तो जब बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू w mg डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स h, ठीक है, 2h w mg। फोर्स की वैल्यू इससे कम होना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फोर्स की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, w mg डिवाइड बाय 2 fh। आप सोचिए बेटा, अगर w बाई h यानी विड्थ अपॉन हाइट, अगर बेटा आप बहुत ज्यादा हाइट रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, यानी h की वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू w, तो आप बताइए बच्चों ये रेशियो ज्यादा होगा या ये रेशियो कम होगा? अगर हाइट बहुत ज्यादा बड़ा है w बहुत कम होगा, अगर ये रेशियो बहुत कम होगा मतलब बेटा ये भी बहुत कम होगा, है ना। तो जो परमिसिबल फोर्स होगा उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी, ठीक है। अगर वो फोर्स बहुत कम होगा मतलब टॉपलिंग जल्दी हो जाएगी। इसका उल्टा, अगर आपके पास विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, विड्थ ज्यादा है हाइट कम है, तो ये रेशियो ज्यादा होगा, यानी फोर्स की जो परमिसिबल लिमिट होगी वो भी ज्यादा होगी, ज्यादा फोर्स तक ज्यादा देर तक ऑब्जेक्ट जो है वो टॉपल नहीं करेगा। तो ज्यादा हाइट होगी तो टॉपलिंग के चांसेस ज्यादा है, मतलब ये रेशियो पे डिपेंड करेगा। अगर ये रेशियो ज्यादा है तो परमिसिबल फोर्स ज्यादा होगा, टॉपलिंग के चांसेस कम है। अगर ये रेशियो कम है, परमिसिबल फोर्स कम होगा, टॉपलिंग के चांसेस ज्यादा है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं पिछली वाली स्लाइड लगा दूंगा। लाइट चली गई क्या आपके यहाँ? हाँ बोलिए। आप देखो ना, ये सेंटर ऑफ मास है और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये किधर ले जाना चाहता है? ये फोर्स ऊपर है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप टॉर्क लिख रहे हो, तो इस पॉइंट के अबाउट ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है ये इस बॉक्स को किधर घुमाने की कोशिश कर रहा है? इस डायरेक्शन में। अगर ऐसे घुमा रहा है तो आप फिंगर्स उसी डायरेक्शन में कर्ल कर लीजिए, तो थंब अंदर की तरफ आ जाएगा, इसलिए माइनस।
लिखिए लिखिए लिखिए, जिनका हो गया है कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ है लिख लीजिए। बस बस ये लास्ट टॉपिक, बस बस खत्म खत्म, लास्ट टॉपिक। सर ये चीज करनी थी। बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने बताया था ये जो रेशियो, सर इसका सर लिखवा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। सर हाँ हाँ बोलिए। तो सर मास पे डिपेंड करती है। मास पे डिपेंड करती है बिल्कुल। अभी जो हम लोगों ने रिलेशन देखा ना, mg/2 आ रहा था, W/H इंटू mg/2, है ना। तो मास पे भी डिपेंड करता है। जैसे हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसको टॉपल करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्का ऑब्जेक्ट है तो टॉपल करने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये डन है बच्चों, ये वाली स्लाइड बदलो, मैं स्लाइड नो सर अभी नहीं हुआ। लिखिए 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 लिखिए। सर आप तो कह रहे थे थोड़ी देर पढ़ाएंगे। बस टॉपलिंग तक ही पढ़ाना था, बस हो गया, अब नहीं पढ़ाएंगे। ये W/H का रेशियो आपने क्या बताया था? मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, ओके सर हो गया। ठीक है बच्चों, बदल रहा हूं स्लाइड, दूसरी वाली स्लाइड नोट कर लीजिए जिनका रहे। सर स्लाइड बैक कर दीजिए। ठीक, एक सेकंड नोट कर लें दीजिए इसको, फिर करते हैं। थोड़ा सा आप जगह छोड़ के ये लिख लीजिए, फिर पिछली स्लाइड लगाता हूं मैं। हो गया सर। ठीक, अरे ट्रांसफर नहीं हुआ सर नहीं। लिखिए लिखिए लिखिए। मैं यहाँ पे जो मैं नोट बोल रहा था मैं यहाँ लिख देता हूं, तो जो कॉपी करना चाहे वो कर लेना। हो गया सर हो गया। ठीक बच्चों, एक इसमें, हाँ मैं एक इस पे जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चों 10 किलो की कोई अलमीरा है, उसका जो विड्थ है वो 1 मीटर है और उसकी हाइट जो है वो 5 मीटर है, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाएं कि टॉपल कर जाए, तो इसका इस फॉर्मूले से अगर आप फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेंगे तो फोर्स शुड बी लेस देन W/H, तो 1/5 इंटू mg/2, तो 10g/2। तो जो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपको जो फोर्स की वैल्यू, हाँ 10 न्यूटन से कम लगानी चाहिए। अगर आपकी वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर हो गई तो टॉपल नहीं होगा, नॉर्मल एग्जैक्टली लिमिटिंग सिचुएशन पे है। अगर आप 10 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टॉपल कर जाएगा, ठीक है। 10 न्यूटन पे एकदम नॉर्मल ऐसा है, बिल्कुल बैलेंस कर रहा है, 10 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा टॉपल कर जाएगा। सेम सिनेरियो बच्चों, बस मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। विड्थ की जगह इस बार जो मैंने 5 मीटर विड्थ 5 मीटर हाइट लिया था और विड्थ 1 मीटर था, इस बार विड्थ को 2 मीटर कर देता हूं, बाकी सारी चीजें सेम, 10 किलो का है। तो ठीक है, F लेस देन mg/2, तो 10g/2 W/H, ये आ जाएगा W/H यानी 2/5। तो बच्चों यहां से देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो 2g आ जाएगा, यानी फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन से कम होगी, यानी 20 न्यूटन के बाद टॉपलिंग होगी। तो थोड़ा आपने विड्थ बढ़ा दी है ना, तो देखिए विड्थ आपने 1 से डबल कर दी तो आपका जो फोर्स हो गया वो भी डबल हो गया, परमिसिबल लिमिट डबल हो गई। पहले 10 न्यूटन से ऊपर में टॉपलिंग हो जा रही थी, अब 20 न्यूटन आप लगाएंगे तब जाके टॉपलिंग होगी, 20 न्यूटन से ऊपर पे टॉपलिंग होगी। तो ये इसका मतलब होता है टॉपलिंग का। सर
नोटबुक बंद कर। हाँ हाँ, बंद कर दिए नोटबुक। ठीक है। नोट कर लीजिएगा, लेकिन हायर W/H लेस चांसेस ऑफ टॉपलिंग। अच्छा, इस पे कुछ सवाल हैं, वो हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को बच्चों। आप लोग अभी क्या इसके बाद किन की क्लास है? ऋतिक सर की क्लास है। जी सर। सर। हाँ सर, ऋतिक सर की क्लास। हाँ। सर गाना शुरू किया जाए। सर गाना गाना शुरू किया जाए। म्यूजिक, ठीक है। सर एक्शन। हाँ हाँ, सर अच्छा वाला गाना रहना चाहिए। अरे भाई देखो, ये प्रेशर हो जाएगा मेरे ऊपर, मुझे गाना वाना आता नहीं। मैं तुम लोग के लिए 2 लाइनें ऐसे, गाना तो सभी को आता है। वो मुझे डायलॉग याद आता कि वो लक्ष्मण माँ सबके पास होती है, वो कहता है शाहरुख खान की नहीं, सबके पास नहीं होती लक्ष्मण। वैसा है भाई सीन, ऐसा सबको गाना नहीं आता है भाई। ठीक है, तुम में से कोई बच्चों कुछ अगर कुछ शब्द कहना चाहे, शेरो शायरी, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, कह सकते हैं। मेरे गाने का इंतजार है। अम, बुला के दिया तो क्या दिया, ये वाली। तो लोग देखे हो क्या वो रील देखे हो तुम लोग? अरे वो एक छोटा बच्चा रहता है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर है वो, देखो। हाँ, वो मेरा भी एक दोस्त एक बार मेरे को मोटिवेशन दे रहा था, तो मैं सुना फोन में, और उसके बाद उसको वो रील भेज दिया कि भाई मोटिवेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं। तो वो बहुत मोटिवेशनल है वो। 19 का पहाड़ा नहीं याद था उसको। ठीक है, लेकिन तुम लोग खूब इस समय दबा के मतलब रील देख रहे हो, है ना? क्योंकि मैं थोड़ा देखता रहता हूं, तो मेरे पास रील के ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। 5 साल से यही कर रहे हैं। हाँ बेटा, स्टार्ट करें। स्टार्ट द सॉन्ग। हाँ हाँ, किसको? ईशान बेरी? नहीं 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 जानता यार। अरे आइजैक बेरी, हाँ हाँ हाँ, देखा है मैंने, देखा है। वो छोटा सा बच्चा ना, यूएस से पढ़ा हुआ है वो, यूएस में शायद उसके पेरेंट्स रहते हैं। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मैं देखा हूँ उसको। हाँ हाँ, देखा है यार उसके यूट्यूब पे। हाँ मैं बिल्कुल बेटा, मैं हाँ हाँ मैं सुना रहा हूँ तो। देखो यार, लिरिक्स एक सेकंड देख लेता हूँ मैं एक बार, ऐसा बीच में भूलना नहीं चाहता हूँ। हाँ वही मैं फोन में निकालता हूँ। ठीक ठीक, बिल्कुल। बोलिए बेटा। सर सुनाओ तो सर, सुनाओ। हाँ बिल्कुल, कोशिश जारी है। और तुम लोग देखो, सही लगे या ना लगे, तुम लोग को सबको तारीफ ही करनी है, ठीक है? ताकि हाँ, ताकि मेरा, हाँ, ताकि जो मेरा मनोबल बना रहे और मैं अगली क्लासेस में भी गा पाऊं, ठीक है? भोजपुरी भोजपुरी नहीं आती भाई। सर ये हारमोनियम बजाने को कह रहे हैं। हाँ चलो चलो, अच्छा थोड़ी देर बच्चों, एक 30 सेकंड तुम लोग शांत रहो, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ तुम लोग का गाना, ठीक है?
चलिए ठीक है भाई। यार ये बहुत मुश्किल काम होता है यार बच्चों, गाना वाना, लेकिन ठीक है चलो कोशिश करते हैं। है अरिजीत कह रहा है कि मेरा वाला न गाना भाई, उसको कंपटीशन फील हो रहा है। ठीक है मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ उनको। सर ऑनलाइन फुल वर्ड्स आएंगे आप पे। अरे धन्यवाद है आपको। चलिए मैं ऐसा ऑन द कैमरा आना जरूरी है, मैं बहुत यार अनईजी फील कर रहा हूँ, लेकिन ठीक एक्सप्रेशन भी देखने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है चलो कोशिश करते हैं यार। अरे तुम लोग देखो, तुम लोग जज बन के जज ऑडियंस बैठी हुई है। हाँ से नहाएगा वो रिवाज बदलेगा। अरे भाई प्लीज यार वो रिवाज बदलेगा और भी पसीने से नहाएगा वो रिवाज बदलेगा। बहुत बहुत बढ़िया वो मोटिवेशनल स्पीकर। रुको बच्चों थोड़ा सा मैं खुद को कलेक्ट करके मैं सुनाता हूँ तुम लोग को गाना, ठीक है? बहुत मुश्किल होता है बच्चों, वैसे आज तक मैं पढ़ाने में इतना नहीं फील हुआ, लेकिन ये आउट ऑफ द मतलब एकदम बॉक्स सिचुएशन है। चलो फिर भी गाते हैं। मैं लिरिक्स थोड़ा खोल के रख लेता हूँ, भूलना नहीं चाहता मैं। तुम लोग कोई नहीं गा सकते हो? तुम लोग मेरी जगह एक आध कोई ठीक है सुनो। अच्छा अरे तुम लोग समझ नहीं रहे यार, एकदम ऐसा प्रेशर। हाँ 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 तू ही मेरी है सारी जमीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे थम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया, तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ही आप झूठी तारीफ करते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे ही झूठी तारीफ करते रहिए, गाने और सुनने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों की विशेष के लिए, और बहुत जम के हाँ वंस मोर। नहीं अरे एक ही बार में मैं बहुत कैसे गाया हूं तुम लोग के लिए। अरे मोटिवेटेड गाने, इसमें मोटिवेशन था ही नहीं बेटा। क्या गाने के साथ थोड़ा सा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। भोजपुरी यार आता नहीं है भाई, नहीं तो गा देते। भोजपुरी गाना सुनना है तो यार वो पंचायत का वो एक बहुत बढ़िया गाना चल रहा है यार, वो हिंद के सितारा, मैं उसके मुझे बोल याद नहीं है, वो बहुत बढ़िया गाना, आप लोग सुनिएगा। भोजपुरी जो भी भोजपुरी सुनना चाहते हैं। चलिए बच्चों थैंक यू सो मच।
मैं बताता हूं आपको, मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं। बुंदेलखंड करके यूपी में एक एरिया है, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड के अंदर एक जगह आती है चित्रकूट। मैं चित्रकूट से बिलोंग करता हूं। आप लोग जानते हो, सुने हो क्या प्लेस का नाम चित्रकूट? कौन है? यहाँ पे भारत जी ने बोल गया था किस हिस्ट्री में हाँ हाँ, यूपी में ही है। कुछ हिस्सा इसका बोलने आते हैं। बुंदेलखंडी तो हम लोग की गांव की लैंग्वेज है, तो बोलते ही हम लोग। आप लोग कैसे हैं? तुम सब कसत हो, ये बोलते हम लोग, तुम सब कसत हो। खाना खा लिया? खाना खा लिया कुछ और, मतलब जैसे तुम सब कैसे हो, तुम सब कसत हो, और खाना खा लिया तो खाना खाना खा ही लिया ऐसा। और कोई लंबा स्टेटमेंट दो तो उसमें थोड़ा सा कुछ फील आती है। जैसे क्या? इंस्टा आईडी? लेकिन तुम लोग तो इंस्टाग्राम पे हो नहीं ना, तो फिर कैसे क्या करोगे तुम लोग इंस्टा आईडी? चलिए, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी को। बाय बाय बेटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।